बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब देखने वाले खुश हैं, खैरियत से हैं और महफूज हैं। आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, और आज हम अपने प्रोग्राम में एक नहायत ही अहम मसले के हवाले से जो बाइख्तियार और बाइक़्तिदार लोग हैं उनकी तवज्जो दिलाने वाले हैं, और यकीनन इस हवाले से अवाम का जो दुख है वो हम चाहेंगे कि इस प्रोग्राम के ज़रिए सबके सामने लाया जाए। कराची अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक देखा जाए तो 1 करोड़ 60 लाख से ज़ायद आबादी का शहर है, और अगर एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक देखा जाए तो ये 2 करोड़ और 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी का शहर है। अब इस 2.5 करोड़ आबादी के शहर में, जिसको पाकिस्तान का मुआशी इंजन भी कहा जाता है, जो पाकिस्तान की मईशत को एक अच्छी खासी एक मेजर सपोर्ट देता है, इस शहर में पीने का साफ़ पानी शहरियों के लिए मुयस्सर नहीं है। शहरी ख़रीद के पानी पीते हैं, और उसके अलावा भी इस्तेमाल का जो पानी है वो भी इस कदर बुरा हाल है, इस कदर बुरा हाल है कि आप जो मतलब पाकिस्तान भर में जो लोग हमें देख रहे हैं वो इमेजिन भी नहीं कर सकेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आप 2 लीटर या 3 लीटर की जो पानी हो और उसके साथ आप नहा लें? सोचा भी नहीं होगा आपने कभी। यहाँ पे ऐसा होता है। यहाँ क्या आपने सोचा है कि आपके घर में पानी आए, पूरा दिन इंतज़ार करने के बाद, और जब वो पानी आए तो उसमें से गटर के पानी की स्मेल आए? ये भी यहाँ पे होता है। लोग मजबूर हैं, वो उसी पानी को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं, और वो पानी भी ऐसा कि आप उसे पी नहीं सकते। पीने के लिए आपको या तो लंबी कतारों में लग के आपको गैलन भर के लेके आना है, और या फिर आपको पानी ख़रीद के लेना है। अब और इससे भी एक वर्स्ट सिचुएशन है, वो ये है कि आपको पानी चाहिए तो पानी इस शहर में नहीं है, इसलिए पानी आपके पास नहीं है, क्योंकि पानी नहीं है ना। बट अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो फिर आपके लिए पानी है। वो पानी कहाँ से आता है? पानी फराहम करना रियासत की बुनियादी ड्यूटी है कि वो शहरियों को साफ़ पीने का पानी मुहैया करे, मगर यहाँ पे पानी मुहैया नहीं किया जाता है। ये अभी की बात नहीं है, ये आप किसी भी एज के मतलब किसी नौजवान से पूछते हैं आप कि बताएं भई, आपने कभी देखा है कि ये जो पिछली मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की, या अभी ये पीटीआई की, या कोई भी यहाँ पे शहर की हुकूमत रही है, एमक्यूएम की, जमात इस्लामी की, या कोई फौजी हुकूमत भी, पानी का मसला सही रहा? वो कहेगा नहीं जी, हम तो बचपन से ऐसे देखते आ रहे हैं, पानी तो यहाँ पे था ही नहीं। किस हद तक जुल्म है ये कि हम इतने बुलंदोबाला दावे करें, और जब शहर को उनके बुनियादी हुकूक अदा करने की बारी आए तो उस वक्त हम कहें कि नहीं, ये बहुत बड़ा मसला है, हम कर रहे हैं। बहुत एक सीरियस और एक संजीदा सी बात है, जिसके ऊपर हमारी हुकूमतें कभी भी उस तरह सीरियस नहीं हुई हैं जिस तरह होने का हक़ है। आज इस हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। जो पानी फराहम करने के मंसूबे रहे हैं हुकूमतों के, वो क्यों कंप्लीट नहीं हो सके, और क्या क्या वजूहात हैं इन सारी चीज़ों के पीछे बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फ़ारूक डाडी साहब, जो कि एक तज्ज़ियाकार हैं, सोशल वर्कर भी हैं। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक फ़हीम भाई। और वही मुझे बताएं कि आपने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा तो कराची में ही गुजारा होगा। तकरीबन सारा हिस्सा ही कराची में, पैदाइश से लेके अब तक कराची में ही है। तो जब वो मतलब आपके बचपन का जो दौर होगा, जब कराची की आबादी भी कम होगी, 2.5 करोड़ नहीं होगी, तो क्या तब पानी यहाँ पे पूरा होता था हर घर घर में? देखिए, पानी का मसला तो कराची में हमेशा से रहा है, हमेशा से रहा है। और लोग जो शहर में डिपेंडेंट, में हम देखते थे जब छोटे थे तो जगह जगह हैंड पंप लगे होते थे, ज़मीन से बोरिंग का पानी आता था, खारा पानी होता था वो। खारा पानी जो भी है वो भी
ज़मीन से पानी एक्सट्रैक्ट करना ही नहीं चाहिए। एक बैनुल-अक़वामी जुर्म है कि आप ज़मीन के नीचे से पानी नहीं ले सकते जी। अच्छा। ये इट्स एन इंटरनेशनल क्राइम, क्योंकि आपको ज़मीन के नीचे एक सर्टेन एरिया वाटर का जो लेवल है वो आपको मेंटेन रखना है। लेकिन चूँकि ये हमारी सिर्फ ना हमारी मजबूरी है बल्कि पूरे बर्रे सग़ीर में, इवन इंडिया में भी आप देखिए ये ज़मीन से पानी एक्सट्रैक्ट किया जाता है और पाकिस्तान में भी किया जाता है और कराची में तो बेतहाशा। अब अगर यही पानी हम ज़मीनों से निकाल के करेंगे तो जो लेवल है ये जो अक्सर धंस जाती है जो प्लेटें वगैरह ज़मीन की, इसकी बुनियादी वजह यही है। और ये जो मंसूबा है K4 का, अच्छा नहीं तो आपने कभी नहीं देखा कि पानी यहाँ पे पानी की वजह से लोग खुश रहे हैं? हमेशा पानी की कमी रही है। पानी की कमी हमेशा रही है। टैंकर्स भी आते रहे इसी तरह ही। देखिए पहले ज़माने में टैंकर का ऐसा सिस्टम नहीं होता था। मोहल्ले वगैरह में ये बिजली वगैरह कहते हैं ना, वो ला के पानी लोगों के घरों में जाके डालते थे। सही। ये पुराना जो कराची हमने जो स्कूल के दौर में शुरू है। उस ज़माने में तो ज़्यादातर अपार्टमेंट सिस्टम थे और ये बंगलो वगैरह तो आपको सिर्फ कायदे आज़म के मज़ार के अतराफ जमशेद रोड और इन एरियाज़ में क्लफ्टन वगैरह पे ये छोटी सी वो थी, वरना तो लोग अपार्टमेंट्स में ही रहते थे। पुराना कराची होता था। आपने देखा है मीठा दर, खारा दर। जी। तो इसकी वजह क्या है कि मीठा दर वो जगह है जहाँ पे मीठा पानी निकला था। अच्छा। खारा दर इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पे खारा पानी निकला था, तो इस वजह से ये दोनों जगहों के नाम, जब मीठा पानी निकला उसका नाम मीठा दर, जब खारा पानी निकला उसका नाम खारा दर। और वो मेरा ख्याल इसी वजह से महंगे भी होती होंगी जगह की, मीठा दर है और ये खारा दर है। इसका तो खैर मुझे नहीं पता, वो तो खैर वो इलाका तो जाहिर बात है कि एक मेन डाउन टाउन कहलाता था। और आज भी कि बोल्टन मार्केट और वो का टावर और ये अतराफ़ का जितना भी इलाका है वो तो एक हमारी पूरे पाकिस्तान की एक होल सेल की वो एरिया जहाँ से पूरे पाकिस्तान में माल जाता है। तो अच्छा सर, मैं एक वक्फा लेना है मुझे, वक्फे से वापस आता हूँ ना, तो K4 के मंसूबे के हवाले से आप बात कर रहे थे, वहाँ से तरफ से हमें मालूमात दीजिएगा। ये गालिबन वही मंसूबा है जिसके उम्मीद लगाई हुई है हर कराची वाले ने कि ये कंप्लीट हो जाएगा और हमें पीने का साफ पानी जो है ना वो मुहैया हो जाएगा। 27 अरब से 150 अरब तक पहुँच गया इसकी लागत। अल्लाह अकबर। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है दोस्तों, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं शहर कराची में पानी के बढ़ते हुए मसाइल के हवाले से। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब फ़ारूक डैडी साहब, जो कि एक तजज़ियाकार हैं, सोशल वर्कर हैं। वक्फे से पहले इनसे बात कर रहे थे, मैं इनसे पूछने की कोशिश कर रहा था कि शायद इन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में यहाँ पर पानी का मसला ना देखा हो, मगर मैं गलत रहा। इन्होंने अब हमेशा से जब से होश संभाला है पानी का मसला इसी तरह ही देखा है और ये मसला अभी और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये मसला सिर्फ एक शहर का नहीं है, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर का मसला है। ये मसला है 2.5 करोड़ लोगों का, उनकी ज़िंदगियों का, उनके मुस्तकबिल का, उनकी आने वाली नस्लों का। ये पाकिस्तान के मुआशी इंजन का मसला है, पाकिस्तान के एक सबसे ज़्यादा बिजनेस देने वाले शहर का मसला है। सर मुझे बताइए, K4 का एक ऐसा मंसूबा जो गालिबन 2008 में इसका इफ्तिताह हुआ था। 2007-8 में ये अप्रूव हुआ था और ये फाइनल हो चुका था और ये मुशर्रफ के जाने का दौर था और इसके बाद 2009 से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई थी। तो K4 का जो मंसूबा है ये फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। ठीक है ना। अब जिम्मेदारी आती है, ये उस वक्त 25.5 अरब से 27 अरब का ये प्रोजेक्ट था। आज उसकी कॉस्ट जो है 150 अरब रुपए हो गई है, 150 अरब। अगर पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट उस वक्त मरकज़ में भी थी, जरदारी साहब की हुकूमत, और उस वक्त प्रोविंस में भी इन्हीं की गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी की और अच्छी खासी मेजॉरिटी लेके आए थे बेनज़ीर की
शहादत के ऊपर एक सिंपैथी वोट इनको मिला था, जिसमें इन्होंने काफ़ी, तो इन्होंने 2014 तक, यानी कि 13 में तो इनकी हुकूमत चली गई, लेकिन इन्होंने कोई काम इस पे नहीं किया। 2014 तक इस प्रोजेक्ट पे कोई काम नहीं हुआ। वही हाल जो आपने सिंध में हेल्थ का काम देखा, हेल्थ के हवाले से या एजुकेशन के हवाले से, कि अगर 8 साल में, पिछले 8 साल में 5,500 अरब रुपए जो हेल्थ के ऊपर खर्च होने थे, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अब आप क्लेम करते रहते हैं NIV, CVD और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर वगैरह। ओ भाई, ये तो अभी 2 साल 3 साल पहले आपको 18 अमेंडमेंट के थ्रू मिले। उससे पहले तो ये फेडरल, इसको जिन्ना हॉस्पिटल को फेडरल चलाती थी, और ये फेडरल के प्रोजेक्ट्स हैं। ये तो अभी आपको 18 अमेंडमेंट के बाद मिले हैं। तो कहने का मकसद ये है कि खुदारा जो बजट है, आप देखें कि इनकी नाअहली की वजह से, इनकी इनकॉम्पिटेंसी की वजह से ये शहर का जो बेड़ा गर्क हुआ है। आप K4 का मंसूबा अगर ये अपने दौर में शुरू कर रहे तो ये 32 बिलियन रुपीस में हो जाता और लोगों को पानी मिलता। अब ये प्रोजेक्ट जो है ये 2022 में जाके कंप्लीट होगा, ठीक है ना। वो भी अगर वक्त पे हो गया तो वो भी हुआ, मुझे उम्मीद है, क्योंकि खान साहब की जो है वो हर तरफ एक एक्टिवेट है, लेकिन जाहिर बात है उनके साथ भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं कि आप अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं, किसी की गर्दन पकड़ने के पैसे निकालो, पता है पैसे इनके पास है, वो कोर्टों में जाके स्टे ऑर्डर ले लेते हैं, हमारी मौजूद अदालतों का सहारा लेते हैं। आपने शुगर में देखा, शुगर माफिया में देखा कि किस तरह एक से दूसरी कोर्ट, दूसरी से तीसरी कोर्ट, इस दौरान जो है जहांगीर तरीन यहाँ से खिसक लिए, चले गए यहाँ से। तो ये जो लोगों ने, जिन्होंने पाकिस्तान का पैसा खाया, लूट लूट के बाहर चले गए, यहाँ तक कि वज़ीर ख़जाना, सर्विंग वज़ीर ख़जाना, वो मुल्क से भाग गए जी। इसहाक डार की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ क्यों अस्पताल कोई नहीं है क्या? मतलब ऐसा अस्पताल नहीं है जहाँ पे ये ख़ास लोगों का इलाज हो सके? देखिए, यही तो सबसे बड़ी मज़े का खेज बात है कि आपको 5,500 अरब रुपए आपको हेल्थ की मद में मिल रहे हैं। आपने एक अस्पताल ऐसा नहीं बनाया जहाँ पे आपका इलाज हो सके। ये खांसी भी होती तो लंदन जाते हैं इलाज करने के लिए, या ना। आप इलाज की बात कर रहे हैं, एक स्कूल ऐसा नहीं जहाँ इनके बच्चे पढ़ सके। अब देखें, हाँ, एक वो दौर था जिसको पीला स्कूल कहते थे, उर्दू मीडियम स्कूल। वहाँ से हमारे CSP ऑफिसर्स निकलते थे, हमारे चैनल्स निकलते थे। मुल्क की मकसद जो ब्यूरोक्रेसी थी वो इन्हीं स्कूलों से पढ़ पढ़ के निकलती थी। एक अच्छा स्टैंडर्ड था। मगर इसी ब्यूरोक्रेसी ने अपनी अगली नस्ल को पीले स्कूल में नहीं डाला। नहीं, इसमें एक मसला ये हुआ कि जब भुट्टो साहब सन 72 में आए, उन्होंने तमाम प्राइवेट स्कूलों को नेशनलाइज कर दिया, और उनका ये सोच थी कि लोगों को सस्ती तालीम मिलेगी। लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क का निज़ाम ऐसा है जो ब्रिटिश छोड़ के गए हैं, कि सारा ब्यूरोक्रेसी जो है वो ही पूरे निज़ाम को चलाती है। अब ब्यूरोक्रेसी, पहले तो ये था कि मॉनेटरी करप्शन इतना नहीं होता था, आटे में नमक के बराबर में, और अगर कोई मॉनेटरी करप्शन करता भी है तो शुरफा, अशरफिया उनको अपने साथ बिठाना पसंद नहीं करते थे। उनका एक सोशल बाइकआउट होता था। लेकिन आज सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ वही है जिसने सबसे ज़्यादा पैसा लूटा है, जिसने सबसे ज़्यादा रुश्वत का पैसा जमा किया है, और माल है, पैसा है, तो आज आप अशरफिया हैं। बदकिस्मती से हम भी अपने बच्चों को यही सिखा रहे हैं कि जिसके पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, जो अच्छी अंग्रेज़ी बोल रहा है, वही एक बड़ा आदमी है। हम बच्चे को ये नहीं सिखा रहे कि वो जो घर में एक माली आता है, जो ईमानदारी से आके काम करता है, वो भी एक अच्छा आदमी, वो भी एक बड़ा आदमी हो सकता है। क्यों नहीं? मगर एक स्वीपर, यस, एक जो सफाई करता है। खैर, ये हमारे जो एक मजमूई तौर पे वो मसाइल हैं जिनको हम शायद मुस्तकबिल में हल कर लें। एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे जी, वक्फे से वापस आते हैं तो बात करते हैं इसी हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में शहर कराची साफ़ पानी से महरूम के मौजू पे। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब फ़ारूक डैडी साहब। फ़ारूक डैडी साहब, एक कॉलर भी हमारे साथ होल्ड पे हैं, ज़रा इनको शामिल करते हैं, पूछते हैं कि इनकी राय क्या है और देखते हैं कहाँ से कॉल किया इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, ओके, लाइन ड्रॉप हो गई। सर मुझे एक बात बताएं कि टैंकर्स अवेलेबल हैं, टैंकर्स पानी लेके कराची के हर कोने में जाके पानी डिलीवर करके आते हैं, पानी दे के आते हैं। अब हम उनके जो दाम हैं वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि वो टैंकर्स हैं और पानी है, वो पानी कहाँ से लेते हैं? वो कौन सा पानी है जो इतना इजाफी पानी है कि ये प्राइवेट कोई कंपनी होगी इनकी जो पानी लेते हैं और पानी लेके जाके बेच के आ जाते हैं, या ये खुद तैयार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग? अगर उनके लिए पानी है तो जो पहला जिनका बुनियादी हक है, पहला जो शहरी हैं उनके पास पानी नहीं है और पैसे दें तो पानी पहुंच जाता है। देखिए, एक टैंकर का एक पूरा मुनज़्ज़म माफिया है और आपका मेरा या प्रदेश छोटे मोटे इनके बस की बात ही नहीं है। इनको वो इतने पावरफुल हैं, इतने पावरफुल है कि आप उन पर हाथ भी नहीं डाल सकते। मैंने सुना है कोई आम मिनिस्टर वगैरह भी हाथ नहीं डाल सकता उन पे। उनकी मिनिस्ट्री चली जाती है। आपको याद होगा एक ज़माने में, काफ़ी कुछ साल पहले की बात है कि हर वाटर टैंकर के पीछे लिखा होता था ऑन रेंजर ड्यूटी, यस, हाँ एग्जैक्टली। तो आज तक मेरी समझ में नहीं आई क्या गीदड़ सिंह है भाई कि ये रेंजर को इतना पानी। अब आप देखिए कि पता नहीं इन लोगों ने क्या काम दिखाया था कि हर, आजकल नज़र नहीं आता लेकिन पहले हर टैंकर के पीछे ऑन रेंजर ड्यूटी लिखा हुआ होता था और पूरे शहर में पानी सप्लाई करता है। अच्छा, ये जो पानी टैंकर वाले ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो कहते तो है मीठा पानी, एक्चुअली वो मीठा पानी बहुत कम होता है। ये वही ज़मीन के अंदर बोर करके बड़ा बोर करते हैं और ज़मीन का पानी निकालते हैं। आप धोबी घाट की तरफ देख लें, मंगोपीर की तरफ देख लें, शहर में गार्डन की तरफ देख लें, जो पुराना शहर है, जगह जगह ये इन्होंने बनाए हुए हैं, ज़मीन का पानी ले रहे हैं। और जिस तेज़ी से ज़मीन के नीचे पानी का लेवल जो कम हो रहा है, ये बड़ी तशवीशनाक बात है। मैं जियोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि ये एक इंटरनेशनल क्राइम है ज़मीन के नीचे से पानी को एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है ना। लेकिन ये हमारी मजबूरी, कमर्शियली एक्सट्रैक्ट करना, वो चाहे कमर्शियली हो चाहे कोई भी हो, ये कोई जियोलॉजिस्ट ही आपको बताएगा कि इसकी बुनियादी वजह क्या है। क्योंकि आपको ज़मीन के नीचे एक सर्टेन लेवल पानी का रहना ये ज़रूरी है। सही है। अच्छा, फर्स्ट एक कॉलर हमारे साथ हैं, ज़रा मज़ीद बात करते हैं इस पर। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, वालेकुम अस्सलाम। शहाद सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह के जो आपके मेहमान की खिदमत में भी सलाम। वालेकुम देखिए फ़हीम भाई, आज पानी के फोर का मसला, गैस का मसला, बिजली का मसला, माने ये मसले से भरपूर एक शहर इस तरह हो गया है क्योंकि यहाँ माफियाज हैं। वो K4 का देखिए, अब मैं आपको पहले एक प्रोग्राम में पहले मैंने कहा था, ये जो इंसेंटिव दिया जा रहा है ये बिल्डर्स को दिया जाएगा, ये आम गरीब आवाम के लिए 31 दिसंबर नहीं हो सकता। गरीब आवाम तो शायद 800 साल तक चलेगी। अगर आपको इंसेंटिव आवाम के लिए देना है तो वो आप दें उनको कि जी बिल्डर को कोई मैनिपुलेटिव में वो ब्लैक लाएगा उसको हम फांसी दे देंगे। हाँ, एक प्लॉट हो, एक बेचारा फ्लैट है वाला या एक गज की जमीन वाला है, उसको हम इंसेंटिव। यहाँ माफिया के पीछे माफिया है और उसके माफिया के पीछे माफिया होते पे गवर्नमेंट बनती है। आप K4 का आज K4 में भी लगा दें कि ब्लैक मनी लिया हो, जो मनी लिया हो, ये पानी की लाइनें खींच दो, तुमसे 50 साल तक नहीं पूछेगा। आप देखिए बड़े बड़े नाग जो बैठे हैं वो कूद पड़ेंगे। हमारे यहाँ जब ये सोच दे दी जाए ना कि तुम चोरी लाओ, चमारी लाओ, भाई चोर क्यों, चोर को हम बुलाएंगे? चोर को तो बुला के पहले फांसी दें कि भाई तुम तो बड़े बिल्डर को खुद भी तुमने चोरी का पैसा लाया, पहले तुमको फांसी दे। गरीब तबका, गरीब आपके यहाँ खत्म नहीं होगा। गरीब के लिए करने के लिए इंसाफ करना होगा। इंसाफ हो नहीं सकता। आज आप कराची की आबादी कितनी है, आप उसको 1.5 करोड़ जोड़ रहे हैं तो पानी 1.5 करोड़ के लिए बहुत है अभी। लेकिन जब आप ईमानदारी से 2.25 करोड़ जोड़ेंगे, 2.5 करोड़ जोड़ेंगे
तब आपको ये K4 की भी जरूरत पड़ेगी, K5 की, K7 की। तो इसलिए मैं फिर अर्ज करता हूँ कि ईमानदार हुकूमतें जब तक नहीं आएंगी, ऐसी आएंगी कि चोरी लाओ चमारी लाओ मैं पाक कर दूंगा। मैंने पहले भी कहा था ये बिल्डर्स के लिए फायदे के लिए कह रहे हैं। 31 दिसंबर तक गरीब, उसके बाद क्या मर जाएगा कराची पे? गरीब तो 20 साल रहेगा। आप कहेंगे 20 साल तक एक फ्लैट होल्डर बेचारा जाए बुक करे, उसको माफ है। अच्छा शहाद साहब, आपने कभी देखा माजी में कभी कोई अच्छा वक्त आया हो जब पानी का मसला ना हो कराची में, मतलब पानी पूरा पड़ रहा हो? पानी का मसला देखिए, मैं आपसे फिर अर्ज करूं, आज से 20-30 साल पहले पानी बगैर मोटरों के घरों में चढ़ता था। 30-35 साल पहले अच्छा। मोटरें नहीं थी। ये डोंगी पंप जब आया, मैंने सबसे पहले डोंगी पंप के खिलाफ एक एप्लीकेशन लगाई कि ये जालसाजी है। इवन अब तो मस्जिदों में भी डोंगी पंप शुरू किया गया है। आप पानी जो खींचने का सिस्टम आया, लोगों ने 1 से 3-3 मंजिला 4-4 मंजिला बना डाली। तो देखिए, हम गैर कानूनी जब मैंने इदरीस बख्तियार जंग के थे, मैंने आखिरी में कोर्ट में पहुंचा, मैं कहा ये मैं नहीं डोंगी पंप लगाऊंगा, आप पानी दे मुझे। तो उन्होंने फिर जंग में एक आर्टिकल लिखा कि भाई ये दे नहीं सकते, अब तो आप जैसे भी मस्जिद में भी लगा लें आप डोंगी पंप, आप पूरे शहर से डोंगी पंप निकला दें, पूरे शहर से, यकीन करें सबके घर में पानी आ जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ, एक एक घर और मस्जिदों से ऑफिस से ये डोंगी पंप सिस्टम निकलवा दें। ठीक है, मगर शहाद साहब ये भी तो कहते हैं कि कराची में जो निस्फ जरूरत है ना वो पूरी की जा रही है, बाकी पानी तो फिर भी नहीं है। अगर 1 करोड़ 60 लाख आबादी ही सही, उसमें भी इसका मतलब है कि 80 लाख लोगों के लिए पानी आ रहा होगा, 1 करोड़ लोगों के लिए आ रहा होगा। खैर, लाइन ड्रॉप होगी शहाद साहब की, और इसी के साथ एक वक्फा भी आ गया। तो एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज हम शहर कराची के हवाले से बात कर रहे हैं। पानी से महरूम है यहाँ के अवाम, और बस एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कभी ये मंसूबे जो हुकूमत ने शुरू करने की कोशिश की थी ये मुकम्मल होंगे और हम तक जो है साफ़ पानी वो पहुँचेगा। सर मुझे बताइए कि क्या इस चीज़ की ज़मानत है कि K4 जो है कम्प्लीट हो जाएगा अगर 2022 में, 2022 के बाद पानी के मसाइल शहर में ख़त्म हो जाएंगे? देखिए, उम्मीद तो है कि ये हो जाना चाहिए। मुझे फेडरल गवर्नमेंट से तो पूरी उम्मीद है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है सिंध गवर्नमेंट। इसलिए कि सिंध गवर्नमेंट ने जब वो फेडरल में थी और प्रोविंस में थी, उस वक्त जब इस पे एक झेड़े का काम नहीं हुआ, उनके पूरे दौर में 2009 से आप ले लें या 2013 तक जब इनकी हुकूमत थी, जो मरकज़ में भी थे और सूबाई में थे, इस पे काम ही 2014 में शुरू हुआ। और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि कराची के साथ इवन पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज शरीफ ने कभी शहर को कभी ऑन नहीं किया, ना कभी यहाँ पे कोई वो किया। और पानी का जो मसला है, आप यकीन करें, सदर पाकिस्तान हमारे डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, जी हाँ, जब वो MNA थे सदर बनने से पहले, तो उन्होंने इसको स्टडी करने के लिए हम सब साथ, मैं भी उनके साथ था, हम गए, हम पिपली पंपिंग स्टेशन गए, हम धाबेजी गए, हम गारो पंपिंग स्टेशन गए। आप यकीन करें कि उन्होंने कहा कि मुझे इसका रूट कॉज देखना, आखिर बात क्या, मुझे ये सब पावर पॉइंट पे बैठ के जो बात कर रही है नहीं, मैं प्रैक्टिकली इसको देखना चाहता हूँ। खैर, हम सब एक कोस्टर भर के हम गए। आप यकीन करें, जो मशीनरी हमने जो पंपिंग स्टेशन की देखी, अभी तक वो मशीनरी जो पाकिस्तान बना जो मशीनरी थी वही अब तक चल रही है, और उसी को वो लोग किस तरह कर रहे हैं। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि सिंध गवर्नमेंट के पास जो मेंटेनेंस का इसका पैसा है वो कर क्या रहे हैं, इन्होंने क्या इसका किया, कोई दूसरी रिप्लेसमेंट की नहीं की। वो ये कहते थे कि अगर ये मशीन ख़राब हो जाए तो कराची को पानी बंद हो जाता था। तो अच्छा, सिंध गवर्नमेंट इस वजह से तो कहीं कराची के लिए मतलब इतनी खामोश नहीं रहती कि कराची ने उनको वोट नहीं दिए? मुझे नहीं पता। आप देखें कि अभी सिंध के बजट में सिर्फ 3 करोड़ रुपए कराची के लिए रखे, सिर्फ 3 करोड़ रुपए। और सरकारी नौकरियों के जो ऐड आते हैं, जो इश्तहार आते हैं अखबार में, उसके ऊपर वाज़े तौर पे लिखा होता है कि ये कराची वालों के लिए नहीं है, ये सिर्फ वो जो इंटीरियर सिंध वाले जो हैं उनके लिए सरकारी नौकरियाँ। चले भाई, आप इंटीरियर सिंध वालों के लिए करें, लेकिन खुदारा कुछ तो करें।
अब आप देखें कि कराची के लोग तो अब इन सरकारी नौकरियों के ऊपर बेस भी नहीं करते, वो मेरिट के ऊपर जाते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर उन्हें मेरिट पे लेता है, मल्टीनेशनल उन्हें मेरिट के ऊपर लेता है। तो ये तो सिंध के अवाम के साथ एक ज़्यादती है, उन्हें कोटा सिस्टम की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, जो आप कराची के लोगों के साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे हो। भुट्टो साहब ने कोटा सिस्टम इसलिए लगाया था कि जो हमारे विलेजेस हैं या छोटे इलाके हैं उनको अर्बन के साथ लाके एक कंपटीशन एक वो कर दिया जाए, और एक 10 साल के लिए किया था जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। MQM रही, MQM भी अपने पावर के और अपनी लूट खसूट में मसरूफ़ रही, ठीक है ना। तो आप ये देखें कि शहर का जो बेड़ा गर्क किया है MQM ने और पीपल्स पार्टी ने, इनके गैंगस्टर चलते थे। जिस तरह ये रिपोर्ट आई, आपने देखा कि किस तरह दोनों पार्टियों ने आपस में सैकड़ों लोगों को कत्ल गारत गरी की। किस तरह जानवरों को नहीं कत्ल किया जाता, मारा जाता, जिस तरह की यहाँ पे लोगों को मारा गया है। और ये और वो दंदनाते फिर रहे, कल वो कह रहे कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मकसद एक मजाक बना हुआ है हमारे कानून के साथ, हमारे निज़ाम के साथ। इस शहर को मकसद यहाँ कोई, अब आप देखें कि मेडिकल के एग्ज़ाम की एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए सिंध गवर्नमेंट ने कहा आपने कराची में नहीं होगा, इंटीरियर में होगा। ये क्या मकसद है इसका? वैसे क्या मकसद है इसका? इसका मकसद ये था कि वो अपने मनपसंद के लोगों को वहाँ पे वो करे, कोई देखने वाला ना हो कि आप एप्टीट्यूड टेस्ट जो है आप ऑनेस्टली दे रहे हैं या नहीं दे रहे। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि यहाँ पे करप्शन करने वाले, गलत करने वाले, कानून तोड़ने वाले, इनको इतना सा भी कोई खौफ नहीं है कि कल को हम पकड़े जाएंगे, लोगों के सामने आएंगे, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगेंगे, अदालत हमें सज़ा देगी। देखिए, सज़ा और जज़ा का निज़ाम ही होता है जो सबको तीर की तरह सीधा रखता है। सर पैसे दे के छूट जाना, उनको मालूम है ना, उनके पास इतना पैसा है, वो पैसे दे के छूट जाएंगे। यहाँ पे कौन, जहाँ जाएँ आप वहाँ पे डील होती। नवाज शरीफ कैसे निकल गए यहाँ से? कुछ ना कुछ कहीं किसी ने तो कुछ किया है ना। जहांगीर तरीन भी निकल गए, बिल्कुल निकल गए। अब आप देखें ना कि जब शुगर माफिया के ऊपर गवर्नमेंट ने हाथ डाला, एक कोर्ट में चले गए, उन्होंने 2-3 हफ्ते महीना निकाल दिया, उन्होंने उठा के फिर बोला नहीं, ये नहीं हो सकता, गवर्नमेंट फैसला करे, दूसरी कोर्ट पे चले गए। कुछ दिन पहले वो पेट्रोल माफिया बताया गया था, वो भी यही कुछ तो नहीं। मसला है कि यहाँ हमारा जो अदालती निज़ाम या हमारा जो मुल्क का एक ऐसा निज़ाम है कि ये इन चोरों पे हुकूमत हाथ डालती है, ये अदालतों का और कानून का सहारा लेते हैं, स्टे ऑर्डर लेते हैं और उसके पीछे छुप जाते हैं। तो ये कोई मकसद ये कि इस सिस्टम को हमें पूरा चेंज करना होगा। और ये कराची और इंटीरियर सिंध, यकीनन ये सिंध, कराची सिंध का एक सूबा है, एक शहर है सिंध का, लेकिन इस तरह की नफ़रतें ना फैलाई जाए और हमारे कराची के लोगों को और इंटीरियर के लोगों को मिलजुल के बाहमी इत्तेफाक से हम रहें। एक मोहब्बत और भाईचारगी होनी चाहिए। लेकिन ये है कि ये हुकूमत जिस तरह नफ़रत पैदा कर रही कराची में और अंदरून सिंध के लोगों में, ये एक बहुत गलत काम कर रहा है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच फारूक साहब, आप तशरीफ़ लाए और अच्छी मुफीद बातें हमने जानी। दोस्तों, एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो इसी मौजू को, इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद होंगे, उनसे बात होगी इसी हवाले से तफसील से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम कराची के अवाम के हवाले से बात कर रहे हैं कि करोड़ों लोग इस वक्त पानी की बुनियादी ज़रूरत से वो महरूम हैं और उनकी वो ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है। K4 का मंसूबा एक आस है कराची के अवाम के लिए, एक उम्मीद है जो पता नहीं कब पूरा होगा, कब कंप्लीट होगा, कब मुकम्मल होगा ये मंसूबा और लोगों की ये पानी की ज़रूरत पूरी होगी। इसी हवाले से हमने वक्फे से पहले भी बात की प्रोग्राम के पहले हिस्से में, और अभी भी हम इसी मौजू के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ एक और मेहमान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एक तजियाकार हैं आप, एक मोहम्मद अकमल चौधरी साहब, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं आप?
वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी दुआएं चल रही हैं। आप सुनाएं, आपके क्या हालात हैं? क्या अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेरी गुड। मुझे ये बताइए कि K4 मंसूबा जो एक उम्मीद है कि इससे पानी का जो मसला है वो हल हो जाएगा, जिसकी लागत 25.5 अरब के करीब थी तकरीबन, और अभी इस वक्त जो है वो डिले होते होते वो 150 अरब तक उसकी लागत पहुंच चुकी है। आपको लगता है कि ये 150 अरब पे ही कंप्लीट हो जाएगा, या ये इसी तरह ही चलता रहा तो ये और भी कई दहाइयाँ ले जाएगा? मैं स्टार्ट करूँ ना तो ये मेरे शायद आप बाल देख रहे होंगे, ये सफ़ेद हो गए, इंतज़ार में इंतज़ार में। आपने मुझे जो है ना लड़कपन की बात याद करा दी है। ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो 2002 में सोचा गया था ये। अच्छा। 2001 या 2002 गालबन, और मेरे ख्याल में बीकॉम वगैरह शायद हम करके और नए नए मार्केट में इन हुए थे, यानी उससे पहले तो अम्मा अब्बा का ही खा रहे थे। तो उस वक़्त की आपने बात याद करा दी। इस प्रोजेक्ट का तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखना चाहिए भाई, कि 18 साल से ऊपर हो गया इस प्रोजेक्ट को सोचे हुए, और अभी तक इसकी दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा या नहीं होगा। 2002 में इसको सोचा गया, उसके बाद इसका 2005 में जो है वो इसकी एक फिजिबिलिटी का जो है ना वो एक प्राइवेट फर्म को बनाने का PC2 जिसको बोलते हैं वो दिया गया ठेका या कॉन्ट्रैक्ट। तकरीबन कोई 30 से 35 मिलियन की कॉस्ट आई थी उस वक़्त, फिजिबिलिटी सिर्फ एक बनाने के लिए कि जी हम असल में है क्या K4, वो सिर्फ और सिर्फ ये कि आपने एक दरिया बनाना है, दरिया या नहर आप समझ लें, वो आपने केंजर झील से स्टार्ट करनी है और ये हब रिवर तक लानी है, ठीक है। अच्छा। दैट इज़ द मेन प्रोजेक्ट। अच्छा, वो पानी के रास्ते में पहाड़ आने हैं और भी चीज़ें आनी हैं, तो वहाँ पे बड़ी कहीं पे पहाड़ काटने हैं, कहीं पे ग्रेविटी का ख्याल रखना है। तो अब मैं टेक्निकली थोड़ी सी अगर बताऊँ तो ये सारी चीज़ उस प्रोजेक्ट में है। एक आम आवाम को समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि एक आपने सुना होगा वो शीर ने फरहाद के लिए दूध की जो है ना वो नहरें बहा दी थी, नहर ले आया था जी। तो मैं तो बोलता हूँ इधर कोई 10-12 नाकाम आशिकी जो है ना वो इस काम पे लगा देते तो आज तक K4 आपका पूरा हो चुका होता। तो और ये जो है ना ये सिर्फ 130 या 35 किलोमीटर है वहाँ से लेके और यहाँ तक एक वो नहर आपने बनानी थी जिसके ऊपर हुकूमतें जो है ना वो रुल गई हैं, हमारी जवानियाँ ख़त्म हो गई हैं, लेकिन ये K4 पूरा नहीं हो सकता। जिम्मेदार कौन है? ज़िम्मेदार इसका इसमें देखें, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कोई एक बंदा ज़िम्मेदार नहीं है। देखें सबसे पहले तो हमारा जो नाकिस प्लानिंग है, यानी यू कैन इमेजिन, मैं आपको बताऊं कि 2005 में इसकी साथ में जो है ना उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी थी, उन्होंने इसकी फिजिबिलिटी बना के प्लानिंग को PC2 तैयार करके दे दिया। 2016 में उसके बाद इसके ऊपर काम शुरू होता है 2012 से लेके 16 तक, ठीक है। और ये फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर काम शुरू करती है, उन्होंने कोई 9 के करीब रूट बताया कि ये इन रूट्स के थ्रू ये आप कैनाल को ला सकते हैं। आप समझे, कैनाल को ये लोग लाने के लिए इन्होंने रूट 8 को मुंतखब किया। बड़ी मज़ाहिया बात है, आप भी सुनेंगे। अब ये पिछले साल जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को ये कहीं से पता चला कि ये कोई मसला है, ये प्रोजेक्ट क्यों डिले हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उन्होंने फिर ये बीच में ये इसको नेस्पाक, नेशनल इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, इनको बीच में लाए और इनको बोला कि आप इसका एक थर्ड पार्टी एक इसकी रिपोर्ट बनाएं, एवेल्यूएशन रिपोर्ट, और बताएं कि इसमें क्यों डिले आ रहा है, क्या नहीं है। तो आप हैरान होंगे कि 2018 में वो ये बता रहे हैं कि ये जिस नक्शे के ऊपर काम होता आ रहा है या हो रहा है वो है ही गलत। तो गलत चीज वो अप्रूव भी करवाई हुई, उस पर काम शुरू हुई है, उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। अब वो कह रहे हैं कि ये रूट 9 जो है ना ये फिजिबल ही नहीं है, इसमें इस तरह की पहाड़ी इलाके आ रहे हैं कि जहाँ से पानी आ ही नहीं सकता आगे। अब हुआ ये कि उन्होंने, अब क्या हुआ, वो जो प्राइवेट कंपनी है और ये नेस्पा की आपस में भिड़े में सिंध गवर्नमेंट कमेटियों पे कमेटियाँ बना रही हैं। फिर उसके बाद हमारे एक सेक्रेटरी हैं सिंध गवर्नमेंट के, एजाज मैसर साहब, हमारे बड़े अच्छे दोस्त, इन्होंने फिर अपनी एक रिपोर्ट सबमिट कराई है। उसमें भी उन्होंने यही लिखा कि दूसरे जो 3 प्रोजेक्ट्स हैं वो बड़े फिजिबल हो सकते थे। ये वाला रूट जो है वो कुछ ख़ास लोगों को इन्होंने फ़ायदा पहुंचाना था, रूट वगैरह चेंज करके वो सुपर हाईवे की तरफ से ला के, तो इसलिए इसको चेंज किया गया, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि इस हद तक ये मंसूबा पोलिटिसाइज हुआ है, इस हद तक
प्लानिंग का फुकदान है। और मैंने पर्सनली जो ऑब्ज़र्व किया ना वो ये किया, देखें ये हालांकि इस प्रोजेक्ट के 3 फेजेज़ हैं। ये फेज़ 1 है विच वर एक्सपेक्टेड टू बी कम्प्लीटेड इन 2018। ये 2020 आ गया और अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है, जिसमें इन्होंने 350 के करीब GMD MGD मिलियन गैलन 300 मिलियन गैलन पर डे वो इन्होंने 350 देना था कराची को। फिर उसके बाद एक और इतना ही प्रोजेक्ट था 260 था, आई गेस 260 था, टोटल 650 का प्रोजेक्ट था। 3 फेजेस में कंप्लीट होना था। 3rd फेज इसका 2025 में जाके कंप्लीट होना था। अभी तक हम पहले फेज में फंसे हुए हैं। उसकी लागत आपके बकौल जो 22 अरब से लेके 1.5 करोड़ मतलब 150 मिलियन तक पहुंच चुकी है। मतलब लागत में भी इतना इजाफा हो गया, टाइम में भी इतना इजाफा हो गया। उसके बाद कराची की आबादी में कराची के शहरी तो अपना हिस्सा डाल ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे सूबों से आए हुए लोग वो भी इस कार्य खैर में मतलब मुसलसल हिस्सा डाले जा रहे हैं। और यहाँ पे जो बुनियादी सर्विसेज हैं, जो बुनियादी सहूलियात हैं, पानी तो बुनियादी ज़रूरत है जिसके बगैर ज़िंदगी का तस्वुर ही नामुमकिन है। बिजली से भी पहले पानी के बिल्कुल पानी आता है, हो ही नहीं सकता। और हमें जो है ना वो आप ये देखें कि पानी में और स्टिल अभी तक इस K4 के प्रोजेक्ट के ऊपर अभी जनवरी फरवरी में मैंने सुना था कुछ मीटिंग्स वगैरह हुई हैं, ठीक है ना। और उसके बाद इन लोगों का क्या आउटकम निकला है, आखिरी इत्तलात ये थी कि वो जो प्राइवेट कंपनी और नेस्पाक वाले एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम, वो कह रहे नहीं हमारी रूट सही था, रूट 8, ये कह रहे नहीं आपका रूट गलत था, आप दूसरा। तो अभी ये डिसाइड होना बाकी है कि पानी किस रूट से आना है। तो वो हमारा पंजाबी में मुहावरा ना, जिथे दी खोती होते आ खलोती। तो मुझे लगता है कि दोबारा नए सिरे से ये कहानी शुरू होगी। और अभी तक इस मंसूबे के स्टार्ट हो के ख़त्म होने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। फर्दर मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जहाँ फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की 50-50 की बेसिस के ऊपर ये मंसूबा था, 50% वो फंड करेगी, 50% जो है वो आपका फेडरल गवर्नमेंट फंड करेगी। तो हर वो मंसूबा अभी तक लटका हुआ है। आपको शायद ये ग्रीन बस वाले मंसूबे का याद हो, ये 5 साल पहले से 5-6 साल हो गए इसको भी शुरू हुए हुए, और अभी तक ना बसों का कोई पता है और ना इट इज़ ऑल्सो अंडर कंस्ट्रक्शन। सर्कुलर रेलवे का भी एक प्रोजेक्ट इसी तरह फंसा हुआ है बीच में। सर्कुलर रेलवे का प्रोजेक्ट तो खैर अभी उसका तो नामो निशान ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था, वो भी अंडर द कारपेट जा चुका है। उसके ऊपर नाजायज़ तजावुज़ात हैं, पता नहीं वो हमारी आने वाली नस्लों की नस्लें देखेंगी। बट राइट नाउ कराची के साथ जो जुल्म हो रहा है इस वक्त, कराची की डिमांड जो है या कराची को जो ज़रूरत है वो 1200 मिलियन गैलन पर डे है तकरीबन। एक मेरा जो अंदाज़ा है या मेरी जो एक्सपर्ट्स वगैरह से वाटर बोर्ड की बात हुई है, और इस वक्त कराची को जो पानी अवेलेबल है वो तकरीबन 600 या 650 है, यानी तकरीबन निस्फ के करीब आबादी के लिए। उसके बाद भी मैं आपको बताऊं, वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि आपका हब डैम जो है ना वो भर गया। ये बलूचिस्तान में जो बारिशें और सैलाब आई उसकी वजह से, वरना अगर ये हब डैम भी खाली होता ना तो मैं बताऊं इस वक्त पानी के लिए पाकिस्तानी जो है ना वो लड़ रहे होते हैं। हब डैम से भी 4 साल से सप्लाई शुरू हुई है और तकरीबन वो सूखा हुआ था, उससे पहले सूख गया था जो है ना वो हब डैम से पानी आता है। उससे पहले सूख गया था हब डैम। ये अभी दोबारा से 1-1.5 साल हुआ है ये उसमें से सप्लाई शुरू हुई है, वरना उधर भी सूख गया था, पानी नहीं था उसमें। वो सही। सर मैं इस हवाले से ज़रूर बात करना चाहूँगा कि ये जो नाक़िस मनसूबाबंदी जिसका आपने जिक्र किया है, ये जिन लोगों ने इन सारे प्लान्स को अप्रूव किया, कसूरवार और ज़िम्मेदार असल वो लोग हैं। और क्या उनका कॉलर किसी ने पकड़ा जाके अदालतों ने या कानून ने, क्योंकि जनाब हाँ जी आपने क्यों किया, ये इतना नुकसान जो अरबों रुपए का हुआ आपकी वजह से, आपके गलत फैसलों की वजह से वो। और जो दूसरे ममालिक हैं जहाँ ज़मीन में नीचे पानी नहीं है पीने के काबिल, वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या तरीक़ाकार अपनाया हुआ है जो हमारी पहुंच से बहुत दूर है। इस हवाले से हम बात करेंगे दोस्तों। एक वक्फा है, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम शहर कराची के हवाले से बात कर रहे हैं कि कराची के अवाम पानी से महरूम, पानी की बुनियादी ज़रूरत जो है उनकी पूरी नहीं हो रही है। पीने का पानी यहाँ पे मुयसर नहीं है। करोड़ों की तादाद में लोग हैं यहाँ पे, मगर वो इस दुख और इस परेशानी में ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मोहम्मद अकमल चौधरी साहब मौजूद हैं, तजज़ियाकार हैं यहाँ पे, और हम आपसे इस हवाले से बात कर रहे हैं। वक्फे से पहले आपने बताया कि जनाब ज़िम्मेदारान के हवाले से, और अभी हम इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ
एक सीनियर सियासतदान फैसल सब्जवारी जो हैं वो टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम फ़हीम, अल्लाह का करम। फैसल भाई, मुझे ये बताएं कि कराची वालों को पीने का पानी कब नसीब होगा, उनकी ये बुनियादी ज़रूरत कब पूरी होगी? आपसे मैं इसलिए ये सारे सवाल मुझे उम्मीद है कि आप ज़रा सही तफसील से हमें बता पाएंगे, क्योंकि आपने अपना सियासत का जो सारा करियर है वो कराची में और कराची की खिदमत के लिए जो है ना वो गुजारा है। क्या राय रखते हैं आप इस हवाले से? देखें, जब तक तो ये इंतज़ाम मौजूद है ना आइन के नाम के ऊपर सूबे का कि कराची सूबे सिंध जो कि जिसका दारुल हुकूमत है कराची इस वक्त, उसकी मोहताजी जब तक रहेगी जब तक कराची का मसला हल नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को मेरा ये जवाब बड़ा रेडिकल लगेगा कि ये तो बड़ी सख्त बात कर दी फैसल साहब ने, लेकिन ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि कराची शहर की जो मुनसिफाना अगर आप आबादी को गिन लें तो सूबे सिंध की आबादी का वो कम से कम 35 से 40% है। ठीक है, ये मर्दमशुमारी वाली कह रहे हैं या वैसे जो लोग बताते हैं? मर्दमशुमारी से मजद असल जो मर्दमशुमारी में तो जाली यहाँ पे गिना गया ना, मतलब लाहौर 1.25 करोड़ का और कराची 1.5 करोड़ का है। ठीक है, ये कोई आप लाहौर में भी रहे हैं, आप कराची में भी रहते हैं, आपको भी अंदाजा है कि मैं क्या बात कह रहा हूँ। तो यहाँ मसला ये है कि 35 से 40% रहते हैं लोग। भाई पानी तो हर इंसान की जरूरत है ना। बेशक। सूबे को जो पानी मिलता है वफाक से उसका बमुश्किल 5% देते हैं यहाँ पर। यानी क्या अजीब बात है कि लोग रह रहे हैं 2.5 करोड़ और आप पानी 1 करोड़ का भी नहीं दें, तो फिर यही होगा जो हो रहा है। पहली बात। दूसरी बात ये, मेरी सूबाई हुकूमत के पास 2000 अरब रुपए से ज्यादा तरक्याती फंड था पिछले 10-11 साल में। उस 2000 अरब का 95% कराची शहर ने कमा के दिया। ठीक है, लेकिन एक बूंद का इजाफा अगर 11 साल में मेरी सूबाई हुकूमत ने कराची शहर के लिए नहीं किया तो मैं कहाँ जाऊं। K4 के नाम के ऊपर एक सफेद हाथी खड़ा कर दिया गया जिसके डिजाइन से लेकर जिसकी नीयत तक सब कुछ खराब है। नीयत इसलिए खराब है कि उसका बुनियादी मकसद कराची शहर को पानी नहीं देना, बल्कि जो बड़े बड़े नाम हैं प्रॉपर्टी के जो कि उसके रास्ते में आ रहे हैं या जिन लोगों की वो जमीनें थी उनको नवाजने के लिए, यानी ये दुनिया का शायद वाहिद मंसूबा होगा पानी का कि जिसमें 15 अरब रुपए से शुरू हुआ है, 20 अरब रुपए से, और अभी कोई 200 अरब के लगभग इसकी लागत पहुंच चुकी है। फैसल भाई, आपको लगता है कि आइंदा आने वाले कुछ सालों में, मतलब 2, 4, 5 साल में ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा? नहीं जी, मुझे नहीं लगता कि अगले 5 साल में भी ये मंसूबा मुकम्मल होगा। तो क्या करें कराची के अवाम को, क्या करना होगा? नहीं, वजह उसकी है ना फ़हीम। वजह है क्यों मुकम्मल नहीं होगा। इसलिए नहीं मुकम्मल होगा कि नीयत नहीं है। नीयत ये है कि बस ये चलता जाए, इसके पास की जमीनों की और वैल्यू बढ़ती जाए जो हमने अपने लोगों को खरीदवा दी हैं। अपने लोगों को नवाजने के लिए सूबाई हुकूमत ने इसका डिजाइन सांप के तरीके से बनवा दिया है। यानी खुदा की पनाह दुनिया भर में पानी को चलाया जाता है ग्रेविटी के ऊपर, यानी ऊपर से ऐसे रास्ता चूज किया जाता है कि जहां पानी नीचाई की तरफ आए, गहराई की तरफ आए। ये वाहिद मंसूबा है, इसमें कोई 150 मीटर पानी को ऊपर फेंकना पड़ेगा। फैसल भाई, यहाँ पे सवाल ये है कि सवाल ये है फैसल भाई कि इस नाकस मंसूबा बंदी को मंजूर करने वाले जो लोग रहे हैं गुज़श्ता हुकूमतों में, उनका आज तक किसी ने कोई कॉलर पकड़ा, कोई घर का कोई बेल दबाई कि हाँ भाई आपने ये काम किया था, आ जाए ज़रा कटहरे में, आपकी वजह से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। और ज़रा ये भी बताइएगा कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो उस वक्त ग़ालिबन मुस्तफ़ा कमाल साहब वो भी मतलब शहर में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, तो उसके बाद किन की जिम्मेदारी थी और उन्होंने किस हद तक ला के इस मंसूबे को छोड़ा था? नहीं जी, ये मुस्तफ़ा कमाल उस वक्त बिल्कुल नाज़िम थे, लेकिन ये मंसूबा जो शुरू किया है ये सूबाई वज़ारत बल्दियात ने किया है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास थी। यहाँ क्यों नहीं पकड़ा जाता गिरेबान? जनाब, गिरेबान पकड़ने की बात आए तो लोगों को जमहूरियत और 18वीं तरमीम याद आ जाती है। मैं तो सिंपल एक बात करता हूँ ना कि भाई मेरे शहर से आपने 2000 अरब रुपए कमा लिया, आपने जवाब में यहाँ 200 अरब भी नहीं लगाया जो कि 10% भी नहीं है।
तो मैं आपसे कहता हूँ ये पैसे कहाँ गए, तो आप मुझसे कहते हैं कि ये सूबे की मुखालिफत कर। सूबे की मुखालिफत नहीं कर रहा मैं, बदउनवानी की, मैं तासुब के और मैं नाअहली के खिलाफ बात कर रहा हूँ। सही, इन दोनों चीजों में फर्क है। ठीक है। अच्छा फैसल भाई, एक चीज और हमें बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कोई ऐसी ताकत जो जिस मतलब इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचा सके, कोई भी आप इस मुल्क में वो कौन लोग हैं, वो कौन सी ताकत है, जरा उसके हवाले इस तरह इशारा कर दीजिए। कोई भी नहीं है, वजह उसकी कोई ताकत नहीं है। फौज का इदारा है, फील्ड वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन FWO, उनके पास ठेका है। इसके फेज का, इसके 3 फेजेस हैं। उनके साथ भी जब हम ब्रीफिंग में बैठे, वो भी खुद इस कदर नाला और सब कुछ नजर आते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब आप 20 अरब की चीज को 200 अरब पर पहुंचा देंगे तो पाकिस्तान मुतहम्मिल थोड़ी हो सकता है इतने सारे पैसे एक साथ किसी मंसूबे के ऊपर लगा देगा। तो ये सरासर बददियानती, नाअहली और अज़बियत की वजह से कराची वाले इस अजाब में मजीद मुब्तला रहेंगे। तो हम ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फैसल भाई, आपने हमें मुफीद मालूमात फराहम की। जी, जो अभी तक बात हुई है, मुझे तो नहीं लग रहा कि ये K4 जो है ये लोगों की मसाइल हल कर सकेगा। कुछ ये देखते हैं कि दूसरे ममालिक जहाँ पे इस तरह के इश्यूज थे उन्होंने किस तरह सॉल्व किया है। इस बात करेंगे हम एक वक्फे के बाद। मोहम्मद अकमल चौधरी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और वक्फे से पहले हमने फैसल सब्ज़वारी साहब से बात की। अकमल साहब, फैसल सब्ज़वारी साहब ने तो जो कहा उससे तो ऐसा लगता है कि वो बड़े नाउम्मीद हैं, और उनके मुताबिक तो मुझे भी यही मालूमात मिली हैं कि ये K4 जो है ये एक ट्रक की बत्ती है और इसके पीछे पीछे जनाब पूरे कराची के अवाम लगे हुए हैं, ये नहीं कभी वो कंप्लीट होने वाला। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में ऐसी कोई ताकत मौजूद नहीं है जो इस मंसूबे को कामयाब करवा सके या मुकम्मल करवा सके। हत्ता कि फ़ौजी इदारा है FWO, वो भी इस सारे प्रोजेक्ट से इंतहाई नाला है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं फैसल भाई की थोड़ी सी बात के ऊपर तबसरा करना ये चाहूँगा कि कराची जो है ना, वो ये कहता है कि मेरी बर्बादियों के अफसाने मेरे यारों के नाम लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है ना, इसको उन लोगों ने भी, उसमें उनका भी किरदार है, उनकी भी रोल है, जिन्होंने जो है वो एक वक्त तक, कि 2002 से स्टार्ट हुआ है K4, K3 जो लास्ट जो मंसूबा था पानी का 100 या 150 मिलियन गैलन का, वो 2006 में कंप्लीट हुआ, और जो K2 था वो 1998 में कंप्लीट हुआ। उसके बाद से कराची को पानी का कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला। अब 2002 से लेके और 2018 आप गिन लें और उस वक्त को याद करें, उसमें सबकी, यहाँ तक कि जमात इस्लामी तक की हुकूमत रही है, उनका नाजिम भी रहा है नेमतुल्लाह खान साहब, ठीक है ना, तो उनकी भी हुकूमत रही है। उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब की भी हुकूमत रही है। उसके बाद अगर बल्दियाती हुकूमत की बात की जाए या सिटी गवर्नमेंट की बात की जाए, बेसिकली ये डोमेन भी सिटी गवर्नमेंट का है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बट प्रोविंशियल गवर्नमेंट में ये इत्तेहाद के मज़े तो लेते रहे। अभी हाल ही में जब चंद साल हुए ना कि ये बिल्कुल स्प्लिट हुए हैं या गवर्नमेंट से अलग हुए हैं, ये जब से PTI वाला दौर शुरू हुआ है, उससे पहले तक तो ये गवर्नमेंट में ही रहे। तो इन्होंने उस वक्त क्यों आवाज़ नहीं उठाई? उस वक्त तक इनको क्यों K4 का पता नहीं था कि K4 भी है, कराची को पानी भी चाहिए, कराची की आबादी भी है, कराची में लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। उस वक्त तो सारे अपनी अपनी बोटी के चक्कर में पड़े हुए थे कि एक बोटी के चक्कर में पूरे कराची के बकरे को इन्होंने ज़बह कर दिया। तो मैं किसी एक को मुरद इल्ज़ाम नहीं ठहराऊँगा। मेरे हिसाब से एवरीवन इज़ रिस्पॉन्सिबल, इंक्लूडिंग ऑल पार्टीज़, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, सब ने इसमें हुकूमत की है। इसको, इस K4 के मंसूबे को ख़त्म करने में या इसकी नाकामी में सबका रोल है, हर एक का रोल है, ठीक है ना जी। सूबाई हुकूमत के ऊपर आप डाल रहे हैं, आप क्यों अलाई थे उनके?
नहीं रहते ना, आप क्यों उनके साथ यहाँ पे सिंध की गवर्नमेंट में आपने वजारतों के मज़े लिए हैं, अभी भी आपके 2 मिनिस्टर वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट में मज़े कर रहे हैं और आप उठ के जो है ना खुद ही जो है ना वो मजलूम बन जाते हैं, खुद ही जालिम बन जाते हैं। बहरहाल ये तो एक पॉलिटिकल बात थी, हम पॉलिटिकल बात से हट के थोड़ा सा मैं टेक्निकल बात के ऊपर आऊँगा कि बेसिकली इस मंसूबे के साथ हुआ ये है कि ये एक नाकिस प्लानिंग और उसके बाद आपको पता है मेरिट का कत्लेआम है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड एक ज़माने में अच्छा इसका परफॉर्मेंस होती थी, ट्रीटमेंट प्लांट इसके लगे हुए होते थे साइड में, आप जाएं वहाँ पे आपको पूरे फील्ड से जो पानी निकलता था सीवरेज का उससे फसलें उगाई जाती थीं और सब्जियाँ वब्जियाँ जो है ना वो फिर बेची जाती थी, एक प्रॉपर मैकेनिज़्म था। फिर हुआ यूं कि यहाँ पे घोस्ट मुलाजमीन की भर्ती शुरू हुई और भरते गए और इस वक्त पोजीशन ये है कि KWSB जो है उसके पास अपने फंड्स नहीं हैं, उसके मुलाजमीन तनख्वाहों के लिए रुल रहे हैं, पेंशन वाले बेचारों को पेंशन नहीं मिल रही, वो पेंशनों के इंतज़ार में मर रहे हैं। ये उस इदारे का हाल है। अब आप उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इस शहर की गलाजत को या साफ़ करेगा या पानी के कोई मंसूबे देगा। ऊपर से जो सिंध गवर्नमेंट है उसमें इन्होंने बिल्कुल सही बोला है, उसमें बहुत सारे हैं, सब के सब हैं जिन्होंने इस K4 के मंसूबे को अपने अपने तरीके से मोड़ने की कोशिश की है। बहुत सारे लोगों के इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट थे और अल्टीमेटली जो सफ़र किया है वो कराची की आवाम ने किया है। इसमें पूरा एक माफिया इन्वॉल्व रहा है। ठीक है सर, ये देखें नई हुकूमत से उम्मीद लगाई कराची शहर ने कि इन्होंने कहा कि हम पानी के मसले को हल करेंगे, तो क्या नई हुकूमत कैपेबल है इस मसले को हल करने के लिए, या आइंदा आने वाले दिनों में अपने दौरे हुकूमत में ये कुछ ऐसा काम करके जा सकते हैं कि जिससे इस मंसूबे पे कुछ थोड़ी सी पेशरफ्त हो सके, कुछ आगे बढ़ सके, काम हो सके, या ये 5 साल भी इस 12, 15, 18 साल के साथ और जोड़ के हमने इसके प्रोफाइल में डाल लेने, इस बारे में आपने बताना है। और वक्फा आ चुका है, तानु पता है। चले एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम K4 के मंसूबे के हवाले से अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। कराची के अवाम को पानी की फ़राहमी के हवाले से बात कर रहे हैं। पानी से महरूम हैं ये सारे अवाम और हमने अपने मेहमानों के साथ बात की और ज़रिए टेलीफ़ोन भी हमने जो हमारे मेहमान थे उनके साथ हमने उनकी राय शामिल की। तो प्रोग्राम का सर ये आखिरी लिंक है, तो इससे पहले कि हम दूसरे ममालिक की ज़रा मिसाल लें, सबसे पहले एक इसको ज़रा वाइंड अप करते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि कोई पाकिस्तान में ऐसी ताकत मौजूद है जो इस मंसूबे को मुकम्मल करवा सकती है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन्होंने ये वादे किए थे ये वफा होंगे, ये भी बाकी वादों की तरह वो 50 करोड़ नौकरियों नहीं सॉरी 1 करोड़ नौकरियों 50 लाख घरों के साथ ये भी एक फ़ाइल रख दी जाएगी? देखें, इस वक्त ये जो काम है ना, ये ना वफाकी हुकूमत का है ना जो सूबाई हुकूमत का। इस किस्म के जो काम है जो सिटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स हों या छोटे प्रोजेक्ट्स हों, उसका हल होता है सिटी गवर्नमेंट्स। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे सिटी गवर्नमेंट का एक मौसर निज़ाम होना चाहिए, जो कि जो सिविक इदारे हैं जैसे KWSB है, KDA है, KMC है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, इलेक्ट्रिक का निज़ाम है, सुई गैस का निज़ाम है, तो इन इदारों को मरबूत तरीके से कंसोलिडेट करने के लिए एक मौसर बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए, ताकि इलाके की जो मसाइल हैं उनकी इलाके की सतह के ऊपर वो हो निशानदेही हो और इलाके की सतह के ऊपर हल हो। और इसी तरीके से जो फंड्स का फ़्लो है वो भी डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आके नुमाइंदों को, सूबाई नुमाइंदों को मिलना चाहिए, ना कि डिप्टी कमिश्नर को। पहले प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास आएगा, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट से डिप्टी कमिश्नर्स के थ्रू होता है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वैसे ही आउट हो जाता है। तो अगर तो हमें उसको मुकम्मल करना है ना, तो सबसे पहले हमें अपना बल्दियाती निज़ाम और इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना होगा, तो जाके इस किस्म के मंसूबे तो आपकी नज़र में ये वाहिद रास्ता है? बिल्कुल। इसके अलावा जो है ना वो हम यही चलते रहेंगे कि कोई इसको इधर ले जाएगा नहर के पानी को, कोई इधर ले जाएगा, उधर ले जाएगा, इसके अलावा कोई हल नहीं है। जब तक लीडरशिप अच्छी नहीं आएगी और बल्दियाती इदारे स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे,
तब तक ये हल नहीं हो सकते। ठीक है, ये तो आपने K4 के मंसूबे के बारे में बता दिया। अभी जरा ये तमाम मसले, अच्छा, ये तमाम मसाइल जो हैं शहरी मसाइल, पूरे मुल्क में जो भी लोकल ज़िले की सतह पे जो भी मसले मसाइल होंगे या शहरों की सतह के ऊपर जो भी मसले मसाइल होंगे वो वहाँ की शहरी हुकूमत कर सकती है, सूबाई हुकूमत या फेडरल हुकूमत नहीं कर सकती। ठीक है सर, अब मुझे ये बताएं कि दुनिया भर में एक फॉर्मेट तो होगा ऐसी जगहों के लिए, ऐसे ज़मीन के टुकड़ों के लिए जहाँ नीचे पानी नहीं है, तो क्या वहाँ के लोग आज भी बग़ैर नहाए धोए दफ्तरों कामों में जाते हैं? क्या वहाँ पीने का पानी आज तक प्रोवाइड नहीं कर सकी उनकी हुकूमतें? पूरा UAE है, सऊदी अरब है और बहुत सारे ममालिक है जहाँ पानी नहीं है। रेगिस्तानों के ऊपर जो है ना उन्होंने ऐसी खूबसूरत तरीन जगह खड़ी की हुई हैं। क्या पाकिस्तान उस फॉर्मेट के ऊपर काम नहीं कर सकता है? हमारी पहुंच से बाहर है वो क्या? मैंने आपको बताया ना कि नीयत का फुकदान है, नीयत का फुकदान है। वरना हम तो वो कौम है जिसके लिए तो शायर कहता है कि दश्त व दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो आप ये देखें कि सऊदी अरब जैसा मुल्क जहाँ पे गर्मी बेताशा गर्मी है, उन्होंने वहाँ पे भी अपने कूलिंग के प्लांट्स वगैरह, इन्वायरमेंट अपना कूल रखा हुआ है। UAE हो गया या और दीगर इलाके, इसी तरह वहाँ पे ज़मीन खोदे तो पानी की जगह तेल निकलता है, वहाँ तेल सस्ता है, पानी महंगा है। उन्होंने वहाँ पे समुद्री पानी को जो है वो मीठा करने के प्लांट्स लगाए और सोलर यूज़ किया, पेट्रोल यूज़ किया और उसको करके उन्होंने अपने लोगों को पानी पहुँचाया। वो इस एक 100-130 किलोमीटर नहर से हज़ारों गुना ज़्यादा वो मुश्किल काम थे। अच्छा, यहाँ भी सुनने में आया था खुला पानी है। बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ ना, तो उन्होंने ट्रीटमेंट की है भाई। वहाँ पे लोग अपने जो लीडर्स हैं, हालांकि वहाँ पे बादशाहत है, वहाँ पे जमहूरियत भी नहीं है, वहाँ पे बादशाहत का निज़ाम है, फिर भी उन्होंने अपनी आवाम के लिए इतना किया कि लोग पानी को तरस नहीं रहे। हमारे यहाँ पे भी वो जो समुद्री पानी को सही करने का एक मंसूबा लगा था सीवीयू पे, शायद आपने भी वो देखे होंगे, खड्डे वगैरह वो बनाए हुए थे उन्होंने। फिर पता नहीं क्या वो भी अंडर दी कारपेट चला गया। हमारे यहाँ पे तो हो ही, हमारे यहाँ पे मंसूबा बाद में शुरू होता है और उसको उसके खाने के रास्ते और उसकी एलोकेशन फंड्स की पहले से ही हो चुकी कि इतना इसको जाना, इतना इसको जाना। यहाँ पे मंसूबे शुरू इसलिए किए जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि इस वक्त पोजीशन ये है कि इस वक्त सड़कें, या बारिशों के मौसम में कभी देखी हैं सड़कें बनती हुई? नहीं। आप घूमे कराची आपको नजर आएंगी, अब सड़कें बना रहे हैं। मनसूबाबंदी का फुकदान। थैंक यू सो मच मोहम्मद अकमल चौधरी साहब, आप तशरीफ़ लाए और हम अपने प्रोग्राम के अख्ताम में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि इन मसाइल को संजीदगी से देखा जाए, इन सारे इशूज़ को संजीदगी से हल करने की तरफ लेके जाया जाए। आपने कहा था कि आप करप्शन ख़त्म करेंगे, ये सब कुछ आज जो रुका हुआ है इसके पीछे उन करप्ट लोगों का हाथ है। इन सारे करप्ट लोगों को पकड़ के इबरत का निशाना बनाया जाए ताकि आइंदा आने वाले वक्त में आने वाली नस्लें इन मसाइल का सामना ना करें। फ़हीम अब्बास न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त, आप दोस्तों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।